नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर आगे बढ़ रही है और वो मैं चाहता हूं कि आप लोग जाने समझे, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें उसको अपने आप को प्रूव करना है कि आखिर जो आने वाले 10 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो यूपी की 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी सहयोगी दलों को एक भी सीट नहीं देगी। बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की बैठक में यह फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटें बीजेपी खुद लड़ने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर सहयोगी दलों का अच्छा खासा वर्चस्व है वहां भी बीजेपी अपने ही प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। हमारे साथ संजय निषाद जुड़ गए हैं, सीधे लाइव चलते हैं उनके पास, क्योंकि संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया डेली लाइव पे आपका स्वागत है। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? बताइए, आपके चैनल को आ रही। संजय जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि 10 सीटें जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जा रही है उसमें 2 सीटें आपकी हैं, कटेहरी और मझवा। मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि हम दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और आपने पिछली बार इसको जीत के दिखाया था। ये बताइए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से क्या बातचीत हो रही है? क्या ये दोनों सीटें निषाद पार्टी लड़ेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को आपने ये सीटें दे दी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अभी हम लोग जो वर्तमान चुनाव था, पिछला चुनाव था, उस पर चर्चा हुई है। उसमें विभिन्न बिंदुओं पहलुओं पर चर्चा हुई है। आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे उस पर चर्चा हुई है। उपचुनाव चूँकि अभी घोषित नहीं है तो इसीलिए उसकी तैयारी संगठनात्मक चल रही है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए होती है और जीतने के लिए होती है। तो निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव लड़ने और जीतने के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने जो 2 सीटें लड़ी थी वो आगे भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी दल है, उसका पहले से भी रहा है कि जो जिस दल का रहा सीट उसको दे देती रही है और आगे भी देगी। हमें पूरा उम्मीद है। ऐसा कोई आधिकारिक बयान जब आएगा तो उस पर देखा जाएगा। अभी फिलहाल इस तरीके का किसी तरह से कोई कहना कि वो नहीं देंगे या देंगे, यह चूँकि अभी कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं आया किसी जगह पर। तैयारी के लिए हम लोगों को भेज दिया गया, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ड्यूटी लगा दी गई, कटेहरी में हमारी है, आशीष पटेल की मिर्ज़ापुर में है और जगहों पर हमारे कार्यकर्ता भी चले गए हैं। पदाधिकारी भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हम लोग 10 सीट पर जीतने के लिए सारे प्रयास जारी कर रखे हैं। ग्राउंड लेवल पर चल रहा है कि जो कमियां हुई है उसे सुधारा जाए। डॉक्टर साहब, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सूत्रों से जो इंडिया डेली लाइव के पास जानकारी है उसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में खुद लड़ना चाहती है। मेरा ये सीधा सा सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर संजय निषाद क्या करेंगे? क्योंकि मुझे याद है कि जब आप अमित शाह जी से दिल्ली में मिले थे तो उन्होंने आपसे कहा था कि इस विषय पे बातचीत की जाएगी और आपकी बात को सुना जाएगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर संजय निषाद के पास क्या विकल्प है, वो क्या करेंगे? वो बड़े भाई हैं और हमारे अभिभावक हैं और जैसा उनको लगेगा जब वो हमें कुछ कहेंगे तो उस पर चर्चा की जाएगी। ऐसे पहले कुछ बोलना ठीक नहीं है किसी के बारे में। हमेशा उन्होंने अभिभावक का भूमिका स्वरूप में हमें यहाँ तक हमें लाया है और यहाँ तक रखा है। हमें उम्मीद है कि हम सब लोग त्रेता का एक गठबंधन है, भगवान राम और निषाद राज का। बस बेशक इस युग के जो निषाद हैं वो त्रेता वाले नहीं है, वो राजनीतिक हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये नेचुरल अलायंस है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक अहम गठबंधन है निषाद पार्टी। और हमने इसको साबित करके दिखाया है। 2018 दिखाया है, 2019 दिखाया है, 2022 दिखाया है। बेशक चुनाव ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एक ही क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्रों में भी हार हुई है और जहां हमारी संख्या कम रही है वहां भी हार हुई है। हमारे निषादों का तो आरक्षण है ही नहीं, वो आरक्षण से क्यों डरेंगे? जो आरक्षण की जातियां आरक्षण लेने वाली थी, जो सामाजिक न्याय समिति में की रिपोर्ट के अनुसार जो जातियां आरक्षण ले चुके हैं वो डरी हैं, वो डॉक्टर साहब, आप मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारे साथ 2 विश्लेषक जुड़ गए हैं। हम कंचन, मैं समझता हूं कि विश्लेषकों से सवाल ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब के पास आते हैं, क्योंकि ये मुद्दा इतना आसान नहीं जितना डॉक्टर साहब जितनी आसानी से बता रहे हैं।
कंचन। बिल्कुल, ऋषि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्य जी भी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। क्योंकि देखिए, जब भी बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की होती है तो दिलचस्प हो ही जाती है। अरविंद, ऋषि जी एक बात बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लड़ेगी, क्या समझा जाए? अगर ऐसा होता है तो क्या ये समझा जाए जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लगातार चुनाव लड़ी थी, वो अलग हो जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, उसमें से एक सीट संजय निषाद जी की पार्टी की है और एक सीट आरएलडी की है। तो सबसे, और बीजेपी की तरफ से बयान आ गया है कि 10 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसका बिल्कुल क्लियर ये रिफ्लेक्शन है कि संजय निषाद जी को या आरएलडी को टिकट बीजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है अपनी सहयोगी दल के साथ। तो हमारे एंकर महोदय ने बिल्कुल सही सवाल किया कि भाई आपको तो बीजेपी के तरफ से साफ इंडिकेशन मिल गया है, जबकि आपके पास एक सिटिंग सीट थी। तो ये तो कहीं ना कहीं अपने जो सहयोगी दल है उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो संजय निषाद जी का स्टैंड क्या है सो मैं जानना चाह रहा था। जहां तक बाई इलेक्शन में सत्तारूढ़ जो गवर्नमेंट होती है उसकी प्रतिष्ठा दांव पे होती है, लेकिन समीकरण के हिसाब से देखें आप कंचन जी, तो 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी का स्टेक दांव पे लगा हुआ है, 3 सीटों पे बीजेपी का है और एक इरफान सोलंकी वाली सीट जो खाली हुई है जिनको सजा मिला है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज ये पैनल पूरा सवाल संजय जी से ही कर रहा है, पता नहीं संजय जी इस बारे में जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, चर्चाओं का ही जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ। कंचन, मैं संजय जी के पास चलो। डॉक्टर साहब ये बताइए, इनका देखिए बड़ा सीधा सा सवाल ये है कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पॉलिटिक्स को समझते हैं, उसके नस को समझते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है, देखिए इन्होंने कह दिया कि भाई औपचारिक जो है आधिकारिक बयान आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। मुझे ये बताइए कि क्या निषाद पार्टी इसके बाद भी अपने कैंडिडेट चुनाव में उतारेगी कि नहीं उतारेगी, मुझे बताइए, क्योंकि ये तो आपके साथ बहुत बड़ी हकतलफी हो जाएगी, आपके साथ अन्याय हो जाएगा ये तो। डॉक्टर साहब नहीं, ऐसा तो बयान नहीं दिया ना कि सहयोगी दलों को सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वो हमेशा घोषणा करती रहती है कि हम जो है इतनी सीटें लड़ेंगे। हम लोग मिल कर लड़ते हैं और उनकी सीटों में हमें मिलता है और हम लोग उसको लड़ते हैं और एक संयुक्त प्रत्याशी तय करते हैं। और आपने देखा कि जब वो कह देंगे कि हम आपको सीट नहीं देंगे तब उस पर सोचा जाएगा, तब विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई हम लोगों को सूचना नहीं है और न आधिकारिक बयान है। अभी जो भी बातें हो रही है हम लोग मिलजुल के लड़ने की बात हुई है और हम लोग लड़ेंगे। और निषाद पार्टी, पहले भी मैं बता दिया आपको कि निषाद पार्टी चुनाव लड़ने और जीतने के लिए बनी है और शुरू से ही अब तक लड़ रही है और जीत रही है और जिता रही है। 11 सीटें मैंने ऐसे लड़ा था कि कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, उसमें 9 सीट जीत कर दिखाया हूँ। लेकिन अभी फिलहाल एक बार एक ऐसा धोखे वाली जो सब्जेक्ट चल गया जिसमें हम सभी लोग हाथ हैं और उसको सुधार करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जब तक हम लोग कोई बैठक न कर ले, बैठक में कोई ऐसा निर्णय न ले, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आ जाए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हर जगह है कि सहयोगी दल निषाद पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, आरएलडी सब मिलके लड़ेंगे और सबको निर्देश दिया गया है कि आप लोग जाके नीचे तैयारी करिए। तो ये कैसे कर दिया जाए? डॉक्टर मुझे ये बताइए, नहीं डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मझवा और कटेहरी ये दोनों सीटों पे आपका दावा मजबूत है, आप वहां पे मानेंगे नहीं? हमारा वोट बैंक है, हमें मिला हुआ था और जीते हुए हैं। एक तो जीते हुए फिर सांसद बना हुआ है और आज के दिन में कटेहरी में हम कम वोटों से हारे थे और अब मिलके जो कमी होगी सुधारेंगे, उसे जीतेंगे। और हम तो मिलके लड़ते हैं ना, सभी सीटों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। कंचन, और मैं चाहता हूं आबादी है और अच्छी खासी आबादी है और संगठन भी ठीक है। आपको ये उम्मीद है और आप इस बात पर भी दाव भर रहे हैं कि 2 सीटों पर एक बार फिर से जो गठबंधन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया डेली अपनी खबर के अनुसार आपसे सवाल पूछ रहा है। हम ये खबर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो शब्द होता है वो उसके अंदर जो है एनडीए शब्द होता है और वो सब लोग उसमें शामिल होते हैं। वो हम लोगों का अंदरूनी मामला होता है, कब कैसे कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, किसको लड़ाया जाएगा। बस हमको अब तक यही लगा। ठीक है संजय जी, एक मिनट। संजय जी एक मिनट बस रुक जाइए, एक मिनट। सूर्या मैथिल जी बताइए, संजय जी की बातों को आप कितना समझ पा रहे हैं? आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कह रहा है? क्योंकि संजय जी देखिए बड़े
मजे हुए पॉलिटिशियन ये चीजें रास्ते जो है बताते नहीं है, रास्ते जानते तो सब हैं ये, लेकिन जल्दी खुलासा करते नहीं है। मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रास्ते जल्दी खुलासा करते नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि संजय जी की बातों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और प्रणाम करता हूं संजय जी को, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे आदरणीय भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के एक मजबूत घटक है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो आपने प्रश्न कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अकेली 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा कहीं करेक्शन आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो एनडीए है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो इकट्ठा होकर ही चुनाव लड़ेगा। अगर आपने कहीं से कोई स्टेटमेंट लिया कि वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो बिल्कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो संजय जी ने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एनडीए है, मैं भी बिल्कुल सहमत हूं इस चीज से। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश में 80 में से 75% सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, तो मैं ये मानता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दुस्साहस कर सकती है कि वो अपने घटक दलों को इग्नोर करके अकेले 10 की 10 सीटों पर ताल ठोकने की जो है वो जिम्मा लेती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस जो मूल मंत्र को लेके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, और प्रदेश में जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं उनके नेतृत्व में भी संगठन चल रहा है। और इस समय में ये समय नहीं है कि अपने घटक दलों को नाराज भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जब आप रिजल्ट देखेंगे सूर्य जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव में बहुत समय नहीं है। ठीक है साहब, चुनाव में समय नहीं है। कितनी बड़ी लड़ाई है ये संजय निषाद जी ने देख लिया, हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया। मुझे आप बहुत सीधा सा, क्योंकि अगर पीडीए का जो गठबंधन है, जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अब तक ये सारी बातें हो जानी चाहिए थी कि डॉक्टर साहब जो है मैदान में उतर जाते, अपने प्रत्याशी जो है कटहरी से अपने सीट में लेके पर्ची घूम रहे हैं घोषित कर देते, मजवा से अपने प्रत्याशियों को लेके घूम रहे हैं उनका नाम घोषित कर देते। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, क्यों इसमें इतना समय लग रहा है? क्योंकि आप बड़ी लड़ाई में हैं। अगर उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हारती है तो उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, जो कि बहुत आसान नहीं होगा, आसानी से पच नहीं पाएगा ये। देखिए, इन 10 सीटों के अंदर जो 5 सीटें हैं वो तो समाजवादी पार्टी के प्रभुत्व की सदैव से रही हैं। उन सीटों के अंदर देखिए, आपने जो बोला ना घोषणा वाली बात, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपसे कि घोषणा में देरी हो रही है, लेकिन घोषणा में देरी इसलिए नहीं हो रही है कि उनको अपने घटक दलों को टिकट देना है कि नहीं देना है। वहां मेरा जो मानना है, रणनीति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ये रहने वाली है कि विनिंग कैंडिडेट वहां पे कौन होगा इस बार, क्योंकि एक एक सीट जो है वो मान और सम्मान की है। आगे ये लिटमस टेस्ट में ऐसा मानता हूं कि ये जी, आपके तमाम एनालिसिस से संजय जी तो हंसते हुए नजर आ रहे हैं इन सब के बीच में, क्योंकि क्या आपके अंदर कुछ आत्ममंथन चल रहा है, कोई गुणा गणित कर रहे हैं आप कि अगर ऐसा होता है जो खबर हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं, उसके बाद कोई आप एक्शन ले, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए किसी और पार्टी के साथ, या अपने दूसरे विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी से भी लेके तब फिर डॉक्टर साहब से कंक्लूजन लेते हैं कि भाई वो क्या करेंगे। ऋषि जी, आपने सूर्या जी की बात सुनी, मुझे आप ये बताइए कि ये मान तो रहे हैं, सूर्या जी कह रहे हैं कि मैं मान तो रहा हूं कि नहीं देरी हो रही है, लेकिन एनडीए अभी इतना मतलब साहस नहीं करेगा कि संजय जी को एक किनारे कर देगा। उनकी जो 2 सीटें हैं जिसपे इनके लोग चुनाव लड़े थे, एक जीते थे, एक बहुत कम अंतर से हारे थे, क्या इनको इग्नोर कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? मुझे आप इस पर रिएक्शन बताइए, तो संजय जी से हम लोग जो है आगे इस पर सवाल लें। अरविंद जी, आप जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं संजय निषाद जी के छोड़कर, हम लोगों से बेहतर आप उत्तर प्रदेश को समझते हैं। क्या बीजेपी में, खुद बीजेपी में सब कुछ ठीक है क्या? योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में क्या समन्वय है क्या? संजय निषाद जी मुस्कुरा भी रहे हैं। संजय निषाद जी, जब मैंने जैसे ही कहा संजय निषाद जी मुस्कुराने लगे। अब संजय निषाद जी का अमित शाह से बेहतर रिलेशन है, अब संजय निषाद जी का बाबा से पटता नहीं है। देखिए, अब हंसने लगे, हमारे भाई हंसने लगे। देखिए बाबा, देखिए आप सारी, देखिए ये ऐसी बातें हैं जिसको मैं समझता हूँ सार्वजनिक करना मैं जायज नहीं मानता हूँ। मैं जायज इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे। प्लीज, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग मुद्दे पे रहें। जो है ना वो अशोभनीय है, इस प्रकार की टिप्पणी बहुत अशोभनीय है। यदि आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी अलग अलग है तो ये आपकी भूल है दादा। नहीं, आप समझ लीजिए, सब लोग कमल के फूल के पीछे खड़े हैं,
चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह जी हो। परमिशन नहीं, है, आप ये जो परमिशन फैला है, रहे हैं ना भाई देखिए, हम ये जो अपने विषय से हट रहे हैं। गलत है। मैं ऋषि भाई, ऋषि जी, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग मुद्दे पे रहें। संजय निषाद जी मैं मुद्दे पे हूँ। जी। देखिए अरविंद जी, आपने ही पूछा संजय निषाद जी से कि यह आपका सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो बाई इलेक्शन में है, इतना इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन होने जा रही है उत्तर प्रदेश का, जिसका बड़ा मैसेज जाएगा, टिकट सिलेक्शन में या उम्मीदवारों के चयन में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो मैं उसका कारण बता रहा हूँ कि बीजेपी में खुद इंटरनल फाइट है। ये सबसे बड़ा इंटरनल फाइट का इंडिकेशन है कि बनारस में प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, सिर्फ 1,52,000 से चुनाव जीतते हैं, लगातार 3 घंटा पीछे रहते हैं। ये सब कुछ सामान्य बात नहीं है। ऋषि भाई, इसका मंथन चल रहा है। ऋषि भाई, मैं सुन लीजिए मेरी बात, हम लोग इस पे अलग से बात करेंगे प्लीज। ऋषि भाई प्लीज, हम लोग देखिए मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी बात है। और उसका मंथन मैं समझता हूं सूर्या जी भी कर रहे होंगे और सारे लोग समझ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब, देखिए आपने इनकी बात सुन ली, ऋषि जी की बात सुन ली। उनका कहना यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में, निषाद पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप अपने मुंह से बता दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। इनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खैर, ये सारी बातें मैं भी जानता हूं, ये भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते होंगे जो राजनीति की समझ रखते हैं। देखिए, मैं तो हंस इसलिए रहा था कि झूठ बोलकर जीत लेने के लिए, झूठ बोलकर जो सीट बढ़ने के लिए वो आप लोग जीत मानते हैं। हम लोग काम करके, अच्छे काम करके समझाने में नाकामयाब रहे, उसे आप लोग हार मानते हैं। तो ये इसलिए हंस रहा था। और झगड़ा लगाने में आप, मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ भी हमारे गार्जियन हैं, कोई झगड़ा नहीं लगा रहा है, मेरे गार्जियन हैं, कोई झगड़ा नहीं लगा रहा है, आप चिंता मत करिए, कोई झगड़ा नहीं लगा रहा है। आज के दिन में उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय लग गया, उत्पादन में 1 नंबर हुआ, मुख्यमंत्री कल्याण कोष का स्थापना, मुख्यमंत्री संपदा योजना का, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया, निषाद राज बोर्ड, ये सारी कैबिनेट में अगर योगी जी ने पास कराया है तो हम, हमारे गार्जियन है, समाज के गार्जियन है, तभी तो पास कराए हैं। और आज के दिन में दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों हमारे गार्जियन नजर आ रहे हैं कि एनडीए अब आपको इग्नोर नहीं कर सकती है, लेकिन जिस आत्मविश्वास से भरपूर इस वक्त आप नजर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वक्त बदलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में देर नहीं लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सबको देख चुके हैं। कांग्रेस और सपा बसपा ने हमारे समुदाय के साथ क्या किया है, कैसे प्रमाणिक दस्तावेज हमारे संविधान के गायब कराया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया। और हमने जो कहा योगी जी से, हमारे आरक्षण के मुद्दे को हमेशा उठाते रहे सदन में। और आज के दिन में उन्होंने पत्र लिखा, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया, माननीय गृह मंत्री ने लिखवाया कि भाई आरजीआई जो सही है लिखो। आरजीआई ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति का हकदार है। तो आज हमारे समुदाय के लिए प्रमाणिक दस्तावेज संविधान के नजदीक जाके आरक्षण दिलाने का अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और जो भी रहा है, पहले इनको केवटा मल्लावा कहा जाता था, बिंदवा कहा जाता था, आज कम से कम निषाद राज के किले को सम्मानित ढंग से निषाद राज का किला बनाकर एक बहुत बड़ा हमारा धरोहर पैदा किया गया। तो सम्मान, किसी समाज को सम्मान बड़ा होता है, फिर सुरक्षा बड़ी होती है, फिर समृद्धि चाहिए। तो ये एक सिस्टम है। सम्मान बड़ा मेरे समुदाय का। आज के दिन में सुरक्षा है कि अब कोई केवटा मल्लावा बिंदवा नहीं कहता, उन्हें रेटे नीच जात नहीं कहता, उससे कम से कम आज सम्मान के तरह उन्हें सब लोग खोज रहे हैं, सब लोग निषादों के पीछे घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये तब संभव हुआ जब आज के दिन में हमारे साथ। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है, ये सारी बातें हम लोग हर मंच पे, आपने जो है उनको बड़ा भाई, अपने आप को छोटा भाई बताया है, ये हम लोगों ने देखा है। सवाल क्या है कि जो हकीकत है उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, ठीक है ना। जो देखा ही नहीं है, हमेशा उसको हमने साबित भी किया है। नहीं, साबित किया है, लेकिन अब ये इनको लग रहा है ना कि अभी जो चुनाव हुए लोकसभा में उसमें साबित नहीं हुआ ना, उसमें ये भाई उनका सवाल जेन्युइन है। सवाल से देखिए भागिए मत। हमारा सवाल आपसे कह रहा हूं कि हमारे निषादों के, जी बोलिए, हमारे निषाद, मैंने पहले इसका जवाब दे दिया। हमने कहा कि निषादों के बूथ को देख लें। निषाद को तो आरक्षण मिला ही नहीं था, वो कहीं डर के जाएगा सपा में वोट देने। उसको संविधान का जो हिस्सा ही नहीं मिला है, सुरक्षा छीना, तो वो कहीं जाएगा सपा और बसपा कांग्रेस के साथ। आज के दिन में वो सारी जातियां ट्रांसफर हुई हैं जो आरक्षण का पूरा लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि सुरक्षा छीनने वाला बात आपके मुंह से निकल रही है, सुरक्षा मिल गई आपको वापस? आपके गनर वापस हो गए थे आपके? अरे वो संवैधानिक सुरक्षा छीनने वाली मैं बात किया है। संवैधानिक जो खानदानी सुरक्षा है कि हमारा निषादों का आरक्षण जो था वो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा में है, वो
तो देखिए सरकार का काम है। अभी हमें वाई प्लस मिला हुआ है। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, हमें केंद्रीय सुरक्षा। मैं आपके बेटों की गनर छीने जाने की बात कर रहा हूं कि उनको सुरक्षा वापस मिली कि नहीं मिली। आपने सुरक्षा की बात कह दी तो मैंने कहा सवाल ही पूछ लूं आपसे। ये एक प्रक्रिया है जो कि जब चुनाव होते हैं उससे समय गणर बढ़ाए जाते हैं, बाद में सांसद रहने के बाद, सांसद न रहने के बाद क्या देना है, ये नीतिगत है। अभिमानी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनसे अवगत करा दिया। उन्होंने कहा उसको मैंने सब जांच करा के दिखवा लूंगा, पुनः जैसे है वैसा। मैं कह रहा हूँ हम अपनी बात करते हैं कि हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो हमारी सुरक्षा Y+0 हो जाती है, इसलिए हम और भी प्रदेशों में हम निषादों के हम राष्ट्रीय नेता हैं, तो इसलिए हमारा जो सुरक्षा है वो केंद्रीय सुरक्षा हो जाए, इसके लिए मैंने बल दिया। मैंने गृह मंत्री को उसको कहा। नहीं, गृह मंत्री जी तो आपकी बात सारी सुन रहे हैं, यही तो सवाल लोग कह रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं? यही तो कहा उन्होंने कि भाई आपको वायु सुरक्षा गृह मंत्री जी दे रहे हैं। हाँ सूर्यकांत जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए संजय जी ने जितनी भी बातें गिनाई, ये सब बातें वो गिनाई हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने असल में अपने जो घटक दल हैं उनकी हित को साधा है। कहीं पर भी उनके ऊपर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश नहीं की। जो भी मांग की घटक दलों ने, उन घटक दलों की मांगों को स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया, सभी घटक दलों को साथ लेके चले हैं, इसका सीधा साधा उदाहरण अभी संजय भाई बता रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं। देखिए, जो चुनाव होता है उसमें हर पार्टी की अपनी रणनीति हो रही है, हर गठबंधन दल की अपनी रणनीति होती है। अगर आप पूर्व में उपचुनाव उठा के देखें तो यहां तक की रणनीति तो ये थी अखिलेश यादव की कि वो आजमगढ़ जाके प्रचार भी करके नहीं आए थे पिछले उपचुनाव में। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक रणनीति होती है। चीजें देखी जा रही है, कौन विनिंग कैंडिडेट होगा, किस प्रकार की नीति के अनुसार ये उपचुनाव होगा, क्योंकि उपचुनाव बहुत क्रूशियल उपचुनाव है, लिटमस टेस्ट है। आगे आने वाले समय के अंदर विधानसभा में भी जाना है, विधानसभा चुनाव में भी जाना है। सभी घटक दलों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ेगी, 10 के 10 उपचुनाव लड़ेगी। एक तरह से चैलेंज सूर्या जी क्या खड़ा होता है ऋषि जी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के नतीजे रहे थे उसने कई सारे सवाल खड़े किए थे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, क्या एनडीए, क्या भाजपा सबको एक साथ लेकर चल पाएगी ऋषि जी? देखिए, आने वाले जो समय होगा बहुत ही चैलेंजिंग होगा। नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार में भी। अब देखिए, बिहार में जेडीयू जो है अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रही है, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है जेडीयू। इसी तरह आप देखिए, मैथिल जी को शायद जानकारी नहीं है, अनुप्रिया पटेल एक इम्पोर्टेंट घटक हैं उत्तर प्रदेश में। उनके पति मंत्रिमंडल में शामिल हैं, वो रिव्यू मीटिंग में नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री तमाम सहयोगी दल और अपने मंत्रिमंडल के सभी लोगों को बुलाया था, उस रिव्यू मीटिंग में उनके पति नहीं गए। तो घटक दलों में नाराजगी है। मीटिंग में जाना और ना जाना, देखिए ऋषि भाई, मीटिंग में ना जाना हो सकता है किसी महत्वपूर्ण कार्य में वो फंसे हुए हो। क्या उन्होंने कोई ओपन स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास ये इशू है जिसको कि रिजॉल्व नहीं हुआ है इसलिए मैं नाराज हूं? इस प्रकार कहना चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, यूपी में है सब चंगा, नो कर्फ्यू नो दंगा। और अभी जिस प्रकार से वो एक समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और आजम खान जी का एक जो अवैध रिजॉर्ट था उसको भी साफ किया गया। इस प्रकार की सफाई हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मुझे जानकारी है सूर्या जी, दरअसल क्या है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा पक्ष रख रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे अच्छी और सबसे बेहतर तरीके से वहां पे चल रही है। सूर्या जी को मैं चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं सूर्या जी, जरा सा ये देखिए, ये हकीकत को अगर नहीं समझेंगे तो शायद बाद में जो है स्थितियां और आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। सच को स्वीकार करिए, अपनी कमियों को सुधारिए, क्योंकि मैं जो है संजय निषाद जी से आखिरी सवाल पूछ के इस डिबेट को हम लोग विराम देंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि परिस्थितियां जो दिख रही हैं वो सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप बड़े ही एग्रेसिव और बहुत ही पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आपसे कोई बातचीत हुई? बीएल संतोष जी अभी लखनऊ आए थे, उन्होंने सारे लोगों से मुलाकात की, बड़ी लंबी चर्चा हुई है, कमियों को ढूंढा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ये दोनों सीटें नहीं मिलेंगी तब आप संजय निषाद, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, उनका क्या कदम होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा कि 25 वर्षों का एक एनडीए गठबंधन लंबा चलने का इतिहास रहा। कांग्रेस के जो आप देखे होंगे गठबंधन किस तरीके से बिखरते हैं,
आज ये भी तो दिखाइए उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब सिर्फ कि हाँ और ना, समाजवादी डॉक्टर पार्टी की साहब खेती डॉक्टर साहब पर सिर्फ हाँ और ना कांग्रेस कटवा रही बताइए, है। आपका उसी क्या को मैं कदम रहेगा, बता रहा बस हम लोग खत्म करें इसको। हाँ, वही बता रहा हूँ। अब समाजवादी पार्टी अपनी खेती को कांग्रेस से कितना कटवाना चाहती है, वो तो कांग्रेस वाले मांग रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी से हमें इतनी सीट दे दीजिए। हाँ ना का जवाब जब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को बुलाती है, चर्चा करती है कि ये सीट ऐसे लड़ना, इसको लड़ाना, ऐसे लड़के जीता जाएगा, एक इतिहास रहा। जिस समय बुलाएंगे, हमने जब बातचीत किया, उन्होंने कहा कि समय आने दो, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग तब तक ठीक है डॉक्टर साहब, हम भी समय का इंतजार कर रहे हैं और हम डॉक्टर साहब मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं समझता हूं कि हमारी सहयोगी कंचन को भी धन्यवाद। ये बड़ी खबर थी और आपने देखा कि किस तरीके से संजय निषाद अभी बातों से बच रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कंचन, और ये तो वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी कौन से दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। हालांकि संजय जी साफ तौर पर अरविंद आत्मविश्वास से भरपूर नजर आए कि उनकी पार्टी को टिकट तो मिलना जरूरी है। इसी के साथ हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।